तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ मास्टर युआन का बदला लेने के लिए अपनी इवल पावर को एक्टिवेट कर चुका था, मगर तभी डा ऑफ हेवन उसे रोकने आ जाते हैं। वो चांगशाओ से कह रही थी कि लोया ग्रेट कैटास्ट्रोफी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और अगर चांगशाओ से मारता है तो फ्यूचर बदल जाएगा। इसलिए चांगशाओ ने लोया की सारी कर्माच को अपने अंदर समाते हुए डा ऑफ हेवन का मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद चांगशाओ लोया को खत्म करके मास्टर युआन की सोल को होली मदर नुआ से हेल्प लेकर रीइंकार्नेशन के लिए भेज देता है। मगर चांगशाओ को पता चला कि मास्टर युआन का दूसरा रीइंकार्नेटेड फॉर्म भी ग्रेट कैटास्ट्रोफी का हिस्सा बनेगा। इस बात से चांगशाओ और ज्यादा परेशान हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चांगशाओ की गर्लफ्रेंड युनशाओ का आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम था डाओ लोटस। वेल, इस लोटस के अंदर अपनी एक दुनिया है और चांगशाओ वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था और तभी वो देखता है कि उसके सीक्रेट लोकेशन पर कोई उससे मिलने आ चुका है। अब ये बंदा कौन है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जनरल मुगोंग काफी ज्यादा मायूस थे। वो कहते हैं कि मेरी वजह से मास्टर युआन की मौत हो गई। अगर उस दिन मैं उन्हें सैर पर नहीं ले जाता तो शायद ये अनहोनी ना होती। उस दिन वाटर गॉड हमें बचाने आए थे और डीमंस के साथ अकेले फाइट करते हुए उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। अब जनरल मुगोंग तो खुद को ही कोस रहे थे क्योंकि उनकी कल्टीवेशन दिन ब दिन कम हो रही है और ना ही वो डीमंस को मार के वाटर गॉड को कोई इंसाफ दिला पाए। वो कहते हैं कि हेवनली कोर्ट अब मुश्किल हालातों में फंसा हुआ है और ना ही जेड एम्परर अभी तक वापिस आए। शायद इस बार डा ऑफ हेवन मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, जिसके बाद वो डा ऑफ हेवन के सामने सिर झुकाते हुए कहने लगे कि प्लीज जेड एम्परर को हेवनली कोर्ट भेज दीजिए। और इस बार डा ऑफ हेवन ने उनकी प्रेयर्स को रिस्पॉन्ड किया, जिसके बाद हमें सीधे मॉर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तूफान की वजह से क्वीन मदर की आँख खुल गई। वो देखती है कि जेड एम्परर हुआ यूमिंग अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। इधर जेड एम्परर पुराने दिनों को याद करते हुए कहने लगी कि मैंने कई सालों तक बैटल की है और फिर मैं शादी करके सेटल हो गया और तभी से मैंने बैटल्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया। मुझे लगा था कि अब मुझे फाइनली सुकून हासिल होगा, लेकिन मेरी किस्मत तो कहीं और ही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कोई आम इंसान ना होकर जेड एम्परर हूँ। मेरी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। मैंने अब जल्दी से हेवनली कोर्ट वापस जाना चाहिए, वहाँ मेरी जरूरत है। जिसके बाद वो क्वीन मदर के माथे पर टच करते हुए उनकी भी मेमोरीज वापस लाते हैं और फाइनली कई सालों के बाद जेड एम्परर मॉर्टल वर्ल्ड से सीधा हेवनली कोर्ट पहुँच गए। डा ऑफ हेवन ने जनरल मुगोंग की रिक्वेस्ट सुनकर जेड एम्परर की सारी मेमोरीज को रिस्टोर किया था और उसी वजह से मिरेकल हो पाया। वो आते ही जनरल मुगोंग से पूछने लगे कि आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, आपके साथ यहाँ पर चांगशाओ क्यों नहीं है। जिस पर जनरल मुगोंग कहते हैं कि जेड एम्परर मैंने ही डा ऑफ हेवन के सामने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी पावर्स का यूज करके आपको अवेकन कर पाए। मैं समय से पहले आपको यहाँ पर बुलाने की कभी जरूरत नहीं करता, लेकिन इस बार डीमंस ने अपनी हद पार कर दी। वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी वाटर गॉड मुझे बचाने के लिए पहुँच गए। उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपने मास्टर को भी खो दिया और साथ ही साथ उन्हें भी एंशिएंट डीमंस ने घेर लिया था। उन लाखों डीमंस ने वाटर गॉड को अकेला देखकर उन पर जानलेवा अटैक किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि डीमंस ने उन्हें खत्म कर दिया, मगर कुछ रूमर ऐसे भी स्प्रेड हुए कि वाटर गॉड अभी तक जिंदा है, बस वो 12 सालों से मिसिंग है। अब वो कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं। ये सब सुनने के बाद तो जेड एम्परर के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई थी। वो चांगशाओ को अपना सबसे खास दोस्त मानते थे और उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, मगर किसी ने जेड एम्परर को इन्फॉर्म नहीं किया। इसलिए वो जनरल मुगोंग पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो गुस्से में कह रहे थे कि आखिर आपने 12 सालों तक इंतजार क्यों किया, आपने मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, शायद तब मैं चांगशाओ को ढूंढ पाता। जिसके बाद उन्होंने जनरल मुगोंग को हुक्म दिया कि जाकर जल्दी से हेवनली आर्मी को जमा करो। अगर मेरे दोस्त चांगशाओ को कुछ हुआ तो मैं हेवन की कसम खाकर कहता हूँ कि आज इस दुनिया से एंशिएंट डीमंस का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर डा ऑफ हेवन खुद डीमंस को बचाने के लिए सामने आते हैं तो उनकी बात का भी सम्मान नहीं किया जाएगा। जिसके बाद हमें 3 इमॉर्टल आइलैंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सीनियर बाई से चांगशाओ से मिलने पहुँच गए थे। वो चांगशाओ को बताते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में युनशाओ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लेट हो चुकी है, इसीलिए वो सेक्लूजन में जाकर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करेगी। अगर आप अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार हो तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप इस होने वाली कैटास्ट्रोफी में सरवाइव करोगे। जब कैटास्ट्रोफी होगी तब मैं खुद आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन बस आपको ऐसे ही छुप कर रहना पड़ेगा। मगर चांगशाओ वो बंदा नहीं जो
मुश्किल हालात देखकर पीछे हट जाए। वो सीनियर बाइजी को एक जेड मैसेंजर देकर कहने लगा कि हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। चांगशाओ ने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए एक प्लानिंग बनाई थी जो कि एज यूजुअल धीरे धीरे रिवील होगी। अब सीनियर बाइजी चांगशाओ का मैसेज लेकर सीधा हेवनली कोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इधर हेवनली कोर्ट में हम जोड़ियां बनाने वाले मास्टर लाओजुन की 2 डिसाइपल्स को देख पाते हैं जो कि बड़ी ही तेजी से जेड एम्परर की तरफ भाग रहे थे और उतने में एक बच्ची सीढ़ियों पर गिर जाती है तो उसकी दोस्त उससे कहने लगी कि हम यहाँ पर ऐसे ही टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, हमने जल्दी से जेड एम्परर से मिलना होगा। वहीं पर जेड एम्परर ने अपनी सारी हेवनली आर्मी को पैलेस के बाहर बुला लिया था, मगर इससे पहले कि वो डीमंस पर अटैक करने का हुक्म दे वो 2 बच्चियां वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि सेंट टाइचिंग की इनकारनेशन फॉर्म लाओजुन ने हमें बताया था कि वाटर गॉड डीमन के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिससे उनकी कल्टीवेशन गिरने लगी। तो उनकी कल्टीवेशन और इंजरीज को रिकवर करने के लिए फेरी युनशाओ ने अपने साथ 3 इमॉर्टल आइलैंड पर ले गई है। फेरी युनशाओ और सेंट टाइचिंग के ट्रेजर्स 12 सालों से वाटर गॉड को प्रोटेक्ट करते आए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। चांगशाओ की सेफ्टी के बारे में सुनकर जेड एम्परर को तो जैसे सुकून मिल गया। उनको इस बात से काफी ज्यादा राहत मिली कि उनका बेस्ट फ्रेंड अभी भी जिंदा है। उन बच्चियों से पूछने लगे कि क्या तुम्हारे पास चांगशाओ का कोई और भी मैसेज है, जिस पर वो बच्ची बताती है कि वाटर गॉड बिल्कुल नहीं चाहती कि आप डीमंस के साथ बैटल करो। फिलहाल हेवनली कोर्ट की हालत काफी ज्यादा खस्ता है, तो वाटर गॉड चाहते हैं कि जेड एम्परर ने सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जेड एम्परर कह रहे थे कि डीमंस ने जनरल मुगांग और चांगशाओ पर अटैक कर दिया, तो भला मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ? नहीं, डीमंस को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। मगर वो दोनों बंदियां उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज हमारी बात सुनिए, सेंट टाइचिंग और वाटर गॉड नहीं चाहते कि आप डीमंस पर अटैक करो। तो जेड एम्परर कहते ठीक है, फिर मैं अपनी कोर्ट के साथ इस बात को डिस्कस करूंगा। अब आगे क्या करना है इसका डिसीजन पूरा हेवनली कोर्ट लेगा। ये सुनकर वो दोनों बच्चियां काफी ज्यादा खुश हो गई। भले ही फिलहाल के लिए सही उन्होंने जेड एम्परर को डीमंस पर अटैक करने से रोक लिया था। अब वो बच्चियां हेवनली कोर्ट से बाहर आकर आपस में ही बात करती है। वो कह रही थी कि भले ही जेड एम्परर सेंट टाइचिंग की बात ना माने, मगर वो वाटर गॉड की कही बात को कभी भी टाल नहीं सकते। जेड एम्परर के लिए डॉ ऑफ हेवन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाटर गॉड, इसलिए वो अपना आगे का फैसला सोच समझ कर लेंगे। जिसके बाद हमें हेवनली कोर्ट की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर जेड एम्परर अपने सभी साथियों को बता रहे थे कि बुझाओ कॉन्टिनेंट के डीमंस ने जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं। उन्होंने हमारे जनरल मुगांग और वाटर गॉड पर अटैक कर दिया। ये हरकत करके डीमंस ने हेवनली कोर्ट के मुंह पर एक थप्पड़ मारा है, जिसका जवाब हमें देना होगा। तो आज मैं बुझाओ कॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आप लोगों के साथ सलाह मशवरा करना चाहूँगा। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। लेकिन वो देखते कि विच क्लैन और ड्रैगन क्लैन कुछ भी कहने से काफी ज्यादा हेजिटेट हो रही थी, और उसी वक्त सीनियर फुयुन सामने आकर जेड एम्परर को बताने लगे कि भले ही हमारे हेवनली कोर्ट के पास एक विशाल आर्मी है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस वॉरियर नहीं, और बैटल्स तो हमेशा तजुर्बे के दम पर जीती जाती है। और इस बार तो हमारे दुश्मन है बुझाओ कॉन्टिनेंट के एंशिएंट डीमंस। अगर उनसे निपटना है तो हमें तजुर्बेकार जीनियस लोगों की जरूरत होगी। बिना एक्सपीरियंस लोगों के हम इस जंग में मुश्किल से टिक पाएंगे। जिस पर जेड एम्परर कहते कि सीनियर फुयान आपने जो भी बताया है वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, तो प्लीज आप वही बात ना दोहराए जो मुझे ऑलरेडी पता हो। अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो जल्दी से मुझे उसके बारे में बता दीजिए। जिस पर फुयुन जवाब देते हुए कहने लगे कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दूसरे सेक्स को इस बैटल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बता दे। हेवनली कोर्ट के फरमान को वो मना नहीं करेंगे। मैं खुद ही चान टाओइज्म के पास जाकर उनसे मदद मांगता हूँ, वो जरूर से अपने एक्सपर्ट हमारे पास भेज देंगे। सीनियर फुयान की ये बात सुनकर जनरल मुगांग को याद आता है कि थोड़ी देर पहले ही सीनियर बाइजी ने उन्हें चांगशाओ का कम्युनिकेशन जेड दिया था। सीनियर बाइजी उन्हें बता रहे थे कि चांगशाओ ने इस जेड में आपके लिए एक खास मैसेज भेजा है। चांगशाओ का मानना है कि जल्द ही एक ऐसा मैटर होगा जिसका इम्पैक्ट हमारी पूरी प्रिमोर्डियल वर्ल्ड पर पड़ेगा, इसीलिए आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। तो अब जनरल मुगांग तुरंत ही जेड एम्परर को ग्रीट करते हुए कहने लगे कि मैं भी जाई टाओइज्म के पास जाकर उनसे मदद मांगता हूँ। जो सुनकर जेड एम्परर कहते कि जाकर उन्हें बता दो कि हेवन के एम्परर ने उन्हें फरमान दिया है कि उन्होंने जल्दी अपने एक्सपर्ट को यहाँ भेज देना चाहिए। तब तक हमारे पास जितनी भी हेवनली आर्मी है उन सब का यूज करके बुझाओ कॉन्टिनेंट को घेरा जाए। जैसे ही हमारे पास एक्सपर्ट की टीम आएगी हम तुरंत ही उन डीमंस पर अटैक कर देंगे। उन एंशिएंट डीमंस को अब उनकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। तो जैसा जेड एम्परर का हुक्म था, हेवनली आर्मी सीधा बुझाओ कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो गई। उन्होंने चारों ओर से बुझाओ कॉन्टिनेंट को घेर लिया था। वही दूसरी तरफ जनरल मुगांग अपने कुछ साथियों को लेकर सीधा जाई टाओइज्म की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जाई टाओइज्म के बॉर्डर के पास पहुंचते ही 2 डिसाइपल्स ने उनका रास्ता रोक लिया। वो जनरल मुगांग को ग्रीट करते
देते हुए कहने लगे कि हम जानते हैं हेवनली कोर्ट के जेड एम्परर ने आपको यहाँ भेजा ताकि डीमन के साथ होने वाली जंग में हम आपका सपोर्ट कर पाए। जिस पर जनरल मुगांग कहते हाँ मैं उसी के लिए यहाँ आया था। तो बताए फिर आपके जाई टाओइज्म ने क्या डिसीजन लिया है। तो डिसाइपल जवाब देते हुए कहने लगे कि सीनियर माफ कर दीजिए, लेकिन हमारा जाई टाओइज्म इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता। हमारे सेंट का हुक्म है कि कोई भी हेवनली कोर्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम भी हमारे सेंट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। प्लीज अब आप यहाँ से वापस चले जाए। ये सुनकर तो जनरल मुगांग काफी ज्यादा हैरान हो गए। दरअसल चांगशाओ ने उन्हें अपने मैसेज में पहले ही बता दिया था कि जाई टाओइज्म के पास जाते ही उनकी मुलाकात दो इमॉर्टल से होगी जो क्लेम करेंगे कि वो जाई टाओइज्म के बंदे हैं, और वो क्लियरली जेड एम्परर की मदद करने से मना कर देंगे। सिर्फ जाई टाओइज्म ही नहीं बल्कि चान टाओइज्म भी हेवनली कोर्ट का अपमान करेगा। और जैसा कि चांगशाओ ने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सीनियर फुयुन चान टाओइज्म में जाकर बताते हैं कि मैं जेड एम्परर के कमांड पर यहाँ आया हूँ। जेड एम्परर चाहते हैं कि डीमंस के साथ होने वाली बैटल में आप हमारा साथ दो। मगर यहाँ पर सीनियर फुयुन काफी एरोगेंटली बात कर रहा था और उसका ये एटीट्यूड चान टाओइज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो लोग कहते हैं कि इस बंदे का घमंड तो देखो, ऐसा लग रहा है कि मदद की जरूरत इन्हें नहीं बल्कि हमें है। साथ ही साथ युआन शिबुद्धा कह रहे थे कि अगर तुम हेवन के लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो फिर यहाँ मदद मांगने क्यों आए। जाओ जाकर अपने जेड एम्परर को बता दो कि चान टाओइज्म इस जंग में उनका साथ नहीं देगा। ये सुनकर सीनियर फुयुन काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर वो इलाका था चान टाओइज्म का, इसलिए उसे चुपचाप से वहाँ से निकलना पड़ा। इधर सीनियर बाइजी चांगशाओ से मिलने आ गए। वो कह रही थी कि जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही चान और जाई टाओइज्म ने हेवनली कोर्ट के फरमान को ठुकरा दिया। अगर तुम इतना सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो तो फिर कैटास्ट्रोफी को क्यों नहीं रोकते। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि कैटास्ट्रोफी अटल है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। भले ही मैं पूरे दिल से हेवनली कोर्ट के साथ हूँ, लेकिन मुझे भी एक डिसीजन लेना होगा, तभी जाकर मैं कैटास्ट्रोफी होने से पहले ही तकदीरों को बदल सकता हूँ। वही दूसरी तरफ जनरल मुगांग सीधा जीफांग टाओइज्म के सामने पहुँच गए। इधर लिनबाई को भी उनके आने की खबर मिल चुकी थी। वो बंदा बताता है कि जाई और चान टाओइज्म दोनों ने भी जेड एम्परर को सपोर्ट करने से मना कर दिया है, इसलिए जनरल मुगांग हमारे सामने मदद मांगने आए हैं। जनरल मुगांग की ऐसी हालत देखकर लिनबाई का सीना चौड़ा हो गया। वो सोचता है ये लो अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जेड एम्परर खुद हमारे सामने मदद की भीख मांगेगा। मगर जनरल मुगांग तो उसके तेवर देख के ही समझ चुके थे कि ये बंदा बस जेड एम्परर को जलील करेगा, इसलिए वो बिना उससे बात किए वहाँ से वापस चले गए। जो देखकर लिनबाई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। जेड एम्परर का अपमान करने का मौका उसके हाथ से निकल गया था। जिसके बाद हमें सीधा हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल मुगांग और सीनियर फुयुन एम्परर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगे। वो कह रहे थे योर मैजेस्टी आपने हमें जो मिशन दिया था हम उसमें फेल हो गए। जेड एम्परर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चान, जाई और जीफांग टाओइज्म ने उनके फरमान को ठुकरा दिया। ये बंदा खुद हेवन का एम्परर होने के बावजूद भी कुछ मामूली से कल्टीवेटर्स ने उनके ऑर्डर को ठुकरा दिया, और इस बात पर उन्हें जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्होंने डीमंस पर अटैक करना चाहिए या फिर पीछे हटना चाहिए। अगर वो ऐसी सिचुएशन में एंशिएंट डीमंस के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं तो उनके कई सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। इसलिए फाइनली जेड एम्परर ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि जल्दी से पीछे हट जाओ। वो अपनी इस हेवनली आर्मी को डीमंस के आगे कुर्बान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सिचुएशन पर मरते नजर रखते हुए एकदम सही फैसला लिया था, मगर जेड एम्परर के प्राइड पर अब बुरी तरह से चोट लगी थी। हेवन के बादशाह को मामूली डीमंस के सामने झुकना पड़ा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा भड़क गए। जेड एम्परर को आज तक हमने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। अब वो बड़ी ही तेजी के साथ अपना जेड एम्परर सील कलेक्ट करते हुए सीधा हेवनली कोर्ट से रवाना हो गए। जो देखते ही सीनियर बाइजी चांगशाओ को बताने लगे कि मेरे ख्याल से जेड एम्परर सीधा डाफ हेवन के पैलेस गए हैं। क्या तुमने इसे भी प्रेडिक्ट किया था? जिस पर चांगशाओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ वहाँ पर क्यों गए हैं। लुया की मौत ने ये बात साबित कर दी कि डाफ हेवन के प्लान को कोई भी रोक नहीं सकता। डाफ हेवन ने ही मेरे मास्टर पर अटैक का प्लान किया था। उसे पता था कि मैं अपने मास्टर की मौत का बदला जरूर लूंगा, और तभी जाकर डाफ हेवन मुझे मैनिपुलेट कर सकता है। मेरे घायल होने की वजह से हेवनली कोर्ट कमजोर पड़ गया और जनरल मुगांग को भी डाफ हेवन के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। वही दूसरी तरफ हम जेड एम्परर को देख पाते हैं जो कि डाफ हेवन के पैलेस की सीढ़ियाँ क्लाइम कर रहे थे। इधर चांगशाओ कहता है कि जेड एम्परर ने
गुस्से में आकर डीमंस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और वहीं पर इमॉर्टल फुयुन ने उन्हें सलाह दी कि उन्होंने दूसरे टाओइस्ट से मदद मांगनी चाहिए। इमॉर्टल फुयुन ने जानबूझकर चान टाओइज्म के साथ बदतमीजी से बात की क्योंकि वो जानता था कि इससे चान टाओइज्म उनकी हेल्प नहीं करेगा। साथ ही साथ जाए टाओइज्म ने भी जेड एम्परर की मदद करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, फुयुन ने जेड एम्परर को भड़काने की पूरी प्लानिंग की। वो कह रहा था कि चान टाओइज्म के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। अपने लोगों के साथ किया जाने वाला बर्ताव सुनकर जेड एम्परर काफी ज्यादा भड़क गए। वहीं पर जनरल मुगांग उन्हें बता रहे थे कि मुझे तो जाए टाओइज्म जाने का भी मौका नहीं मिला। उनके 2 इमॉर्टल डिसाइपल्स ने मुझे बॉर्डर पर ही बता दिया था कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। और रही बात जीफांग टाओइज्म की, तो उन लोगों ने लिंगशान माउंटेन में जाने का भी मौका मुझे नहीं दिया। वो लोग मेरा रास्ता रोककर मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे, इसलिए मैंने भी गेट के उस पार जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। चांगशो कह रहा था कि डाफ हेवन जानबूझकर सभी टाओइस्ट सेक्ट को कैटास्ट्रोफी में इन्वॉल्व करना चाहता है ताकि वो नेमलेस कैटास्ट्रोफी में ढेर सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर पाए। इससे डाफ हेवन की इस प्रिमोर्डियल वर्ल्ड पर पकड़ पक्की बनेगी। इस होने वाली कैटास्ट्रोफी में सबसे बड़ा नुकसान होगा चान और जाई टाओइज्म का। साथ ही साथ उनके दरमियान की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और रही बात हमारी ह्यूमन टाओइज्म की, यानी कि डोशियान पिक की, अगर वो लोग इस कैटास्ट्रोफी में इन्वॉल्व भी हो गए तो उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ ही चांगशो ये भी समझ गया था कि जीफांग टाओइज्म इस कैटास्ट्रोफी का हिस्सा नहीं होगा, इससे तो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मगर चांगशो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो कहता है कि अगर सभी सेक्ट का नुकसान होने वाला है तो फिर हम जीफांग टाओइज्म का फायदा क्यों होने दे। हम जीफांग टाओइज्म को भी इस कैटास्ट्रोफी में घसीट लेंगे। और ये डाफ हेवन के प्लान के खिलाफ है। लेकिन डाफ हेवन की इसी प्लानिंग की ऐसी की तैसी करने के बाद ही मुझे कैटास्ट्रोफी के फेट को बदलने का मौका मिलेगा। जनरल मुगांग जीफांग टाओइज्म के अंदर जाए बिना ही वहाँ से वापिस आ गए क्योंकि लिनबाई ने उन्हें तेवर दिखाए थे। और यही बात जेड एम्परर को सबसे ज्यादा खटकेगी, जिसके चलते वो अपना पूरा गुस्सा उतारेंगे जीफांग टाओइज्म पर। और इसी तरह से जीफांग टाओइज्म भी इस कैटास्ट्रोफी का हिस्सा बन जाएगा। वहीं पर हमारा ह्यूमन टाओइज्म इस कैटास्ट्रोफी से सेफ हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर चांगशो ने कैसी प्लानिंग बनाई थी जिससे ह्यूमन टाओइज्म कैटास्ट्रोफी में सेफ रह पाए। भले ही उसने डाफ हेवन के शतरंज के दाव में कोई बदलाव नहीं किया, बस उसने शतरंज के दाव के प्यादे बदल दिए थे। यहाँ पर डाफ हेवन जीफांग टाओइज्म को महफूज रखना चाह रहा था, लेकिन अगर चांगशो का प्लान सक्सेसफुल रहा तो जीफांग टाओइज्म का ही इस कैटास्ट्रोफी में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इसी तरह से चांगशो डाफ हेवन से अपना बदला ले सकता था। डाफ हेवन ने चांगशो को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मगर अब चांगशो डाफ हेवन को दिखा देगा कि प्लानिंग के मामले में वो डाफ हेवन का बाप है। चांगशो का हमेशा से ही मकसद था कि इस ग्रेट ट्रिब्युलेशन में ह्यूमन टाओइज्म को प्रोटेक्ट करना, और इस बार भी वो हेवन के खिलाफ जाकर ह्यूमंस को बचा लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेड एम्परर को, जो कि डाफ हेवन के पैलेस के मेन गेट के सामने पहुंच चुके थे। वो वहीं पर घुटने टेक कर डाफ हेवन से कहने लगे कि टाओइस्ट एंसेस्टर आपने हेवनली कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था इस मकसद से कि इस दुनिया में शांति कायम रहे। हेवनली कोर्ट के जरिए हम इस पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी कायम रखते हैं। साथ ही साथ इस दुनिया की हर एक लिविंग बीइंग को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी हेवनली कोर्ट पर। और फिर आपने मुझे उसी हेवनली कोर्ट का एम्परर बनाया ताकि ये सब कुछ मेरे कमांड पर चलता रहे। और सच बताओ तो मैंने हमेशा इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आज इस प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में मेरी कोई औकात नहीं। यहाँ के सेंट्स के डिसाइपल को भी मैं कमांड नहीं दे सकता। मैंने डीमंस के खिलाफ होने वाले बैटल में तीनों सेक्ट से सपोर्ट मांगा, मगर उन लोगों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया। अब आप ही बताओ कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊंगा। इसलिए आज मैं जेड एम्परर आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन कर दूं। आज के बाद मैं जेड एम्परर के तख्त पर नहीं बैठना चाहता, इसलिए प्लीज मेरी इस रेजिग्नेशन को अप्रूव कीजिए। इधर चांगशो कह रहा था कि कैटास्ट्रोफी का मकसद है हेवनली कोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना। भले इसमें कई सारे लोग मारे जाएंगे, मगर ये सब डाफ हेवन ने खुद पहले ही तय करके रखा था। और बदलने के लिए मैंने भी कुछ प्लानिंग की है, और मैं जानता हूँ कि डाफ हेवन को इसकी पहले ही आइडिया होगी, मगर मैंने कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए डाफ हेवन मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकता। वेल, डाफ हेवन का मकसद है इस दुनिया में संतुलन बनाए रखना। तो अगर डाफ हेवन की यही मर्जी है तो उसने मेरे डाफ हेवन की मर्जी को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने डाफ हेवन। दरअसल चांगशो के सामने जो शख्स बैठा हुआ था वो रियल डाफ हेवन का ही इनकारनेशन फॉर्म है। मतलब एक है रियल डाफ हेवन और दूसरा है उनका अवतार, जिसे चांगशो ने अपने साइड कर लिया था। इस अवतार के पास भी उतनी ही पावर है जितनी की डाफ हेवन के पास। और अब हमें दिखाया जाता है आसमान का एक भयानक नजारा। प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट हो गया था, और अब इन्हीं बादलों के बीच में से बाहर आ जाता है डाफ हेवन का हाथ। वो
इन सभी सेक्ट पर अपना डिवाइन प्रेशर रिलीज करते हुए कहने लगे कि हेवनली कोर्ट ही इस दुनिया को चलाता है। जेड एम्परर को तुम सभी को कमांड देने का अधिकार है। मगर फिर भी चान टाओइज्म, जाई और जीफांग टाओइज्म ने उनके खिलाफ जाने की जुर्रत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम जेड एम्परर का अपमान करो। अब हेवन के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट करने की सजा तुम सबको झेलनी पड़ेगी। 100 सालों के अंदर ही ग्रेट कैटास्ट्रोफी होने वाली है और तुम तीनों सेक्ट उसका हिस्सा बनोगे। तो गाइस, इस तरह से जेड एम्परर की डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद भी उनकी जीत हुई थी। पहले डाफ हेवन इस कैटास्ट्रोफी में जीफांग टाओइज्म को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, मगर जेड एम्परर का अपमान करने की वजह से वो भी इस कैटास्ट्रोफी में पीसे जाएंगे। और यही तो हमारी चांगशाओ का भी मकसद था। अगर 2 सेक्ट डूब रहे हैं तो क्यों ना तीसरे को भी खींचा जाए। चांगशाओ ने डाफ हेवन को इस तरह से मजबूर किया था कि हेवन को खुद की प्लानिंग को बदलना पड़ा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।